भीलवाड़ा शहर की तंग गलियां भले ही रोज वैसी ही लगती थीं। एक सी आवाजें, एक से लोग और वो ही दोपहर की तपिश। लेकिन उन गलियों में हर सुबह एक ठेला निकलता था जो उन गलियों में एक जान डाल देता था। ठेले के एक ओर पुराने तराजू की झूले जैसी डोरी लटकती और दूसरी ओर एक सफेद पेंट से लिखा हुआ बोर्ड। उसके पीछे चलते थे दो चेहरे जो मोहल्ले के लिए अब सब्जी वाले नहीं, अपने जैसे लगते थे। गोविंद नगर मोहल्ला उनका रोज का ठिकाना था, जहां लोग सब्जी लेने से ज्यादा इन दोनों की बातचीत सुनने आते थे। कोई भिंडी तौलवा रहा होता तो कोई मूली की कीमत पर बहस कर रहा होता, पर हर बात में हंसी होती थी। पर उस गुरुवार की सुबह कुछ अलग थी। सूरज तेज चमक रहा था, हवा में गर्मी की तलखी थी। राजन कुछ थका सा लग रहा था, पर फिर भी हर आलू हर लौकी को ऐसे दिखा रहा था जैसे कोई कलाकार अपनी कृति दिखाता है। तभी एक औरत आई, सलवार कुर्ता में, आंखों में हल्की थकावट। दीपक ने उसे देखा और मुस्कुराया। बहन जी, आज तो देर कर दी आपने, धनिया अब खत्म हो गया है। वो मुस्कुराई। नरमी थी उस मुस्कान में, जैसे कोई पुराना गीत कानों में गूंज गया हो। टमाटर कितने के दिए? उसने पूछा। 60 रुपए किलो, दीपक बोला। सेठ, कल तो 5 में लिए थे, रोज बढ़ा देते हो। क्या करें बहन जी, मंडी ही महंगी हो गई है। दीपक हंसते हुए बोला। वो कुछ सोचकर बोली, ठीक है, 1 किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी देना और अच्छे देना भैया। राजन अब तक चुप था, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखें बार बार उस औरत पर टिक रही थीं। हर हरकत, हर शब्द जैसे उसके अंदर की दीवारों को हिला रहा था। उसकी उंगलियां, वही चाल, वही अंदाज, उसकी आवाज जानी पहचानी। यह सब कुछ अचानक लौट आया, जैसे कोई सपना जिसकी नींद टूटी ही नहीं। औरत सब्जियां लेकर चली गई। राजन की सांस रुक सी गई थी। ठेले के आसपास जैसे सन्नाटा छा गया था। दीपक ने धीरे से उसके कंधे को छुआ। क्या हुआ बे, ऐसे देख क्यों रहा था? राजन की आंखें अब भी उसी दिशा में थीं जहां वो औरत गई थी। दीपक, उसने बमुश्किल कहा। वो नीलिमा थी। दीपक ठिठक गया। नीलिमा? कौन नीलिमा? उसने फिर भी पूछा। मेरी पत्नी। दीपक को विश्वास नहीं हो रहा था। वो औरत जिसे उसने कुछ देर पहले लौकी के रेट पर झगड़ते देखा, वही कोई हो सकती है जिसकी झूठी मौत ने राजन की जिंदगी को तबाह कर दिया। तू पक्का है? उसने धीमे स्वर में पूछा। राजन की आंखें अब भी खाली सी थीं, पर उनमें एक तूफान पल रहा था। हाँ दीपक, उसके बोलने का ढंग, भिंडी पकड़ने का तरीका और उसकी चाल, सब कुछ वही है, मेरी नीलिमा। दीपक ने पहली बार राजन को इस कदर कांपते देखा था। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद जैसे कोई डायरियों का ढक्कन खुल गया हो, राजन की आंखों में बीते 7 सालों की परछाइयां उतर आईं। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार नीलिमा को देखा था, कॉलेज के बाहर पानी पूरी खाते हुए। वो मुस्कुराई थी और मेरी दुनिया वहीं थम गई थी। दीपक चुपचाप सुन रहा था। अब वह सब्जी वाला नहीं था, वह उस दोस्त की तरह खड़ा था जिसकी जिंदगी के सबसे अंधेरे पन्ने फड़फड़ा रहे थे। हमने छिपकर शादी की थी दीपक, घर वाले नहीं माने। नीलिमा के पिताजी पुलिस में थे, उन्होंने धमकी दी, लेकिन हम नहीं झुके। एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, कुछ टूटे बर्तन और एक पुराना पंखा। यही हमारी दुनिया थी, लेकिन हम खुश थे, बहुत खुश। राजन की आवाज भर्राने लगी। फिर एक दिन वो बिना कुछ कहे चली गई। मैं सब्जी लेने गया था, लौटा तो दरवाजा खुला था और घर खाली। तू पागल सा हो गया था, दीपक ने फुसफुसाया। हाँ, पागल ही हो गया था मैं। थाने गया, रिपोर्ट लिखाई, हफ्तों ढूंढा, पोस्टर छपवाए, गली गली चप्पलें घिसी। राजन अब आंखें बंद कर चुका था, जैसे वो हर सीन अब भी देख सकता है। फिर एक दिन पुलिस आई, बोली कि एक लाश मिली है। पहचानने को कहा, पर दिखाया नहीं, बस बोले आपकी बीवी है। और कुछ दिनों में उन्होंने मुझे ही आरोपी बना दिया। नीलिमा के बाप ने केस ठोक दिया, कहा कि मैंने ही उसे मार दिया और फिर तुझे अंदर कर दिया। दीपक की आवाज भी अब भारी हो चली थी। 18 महीनों में मैंने जाना कि कैसे हर दिन एक उम्र होता है।
जेल की चार दीवारी में मैं खुद को रोज काटता था। माँ घर से निकलना छोड़ चुकी थी, बहनों के रिश्ते टूट गए, सब मुझे हत्यारा समझते रहे। राजन की आंखें अब नम थीं, पर लब मुस्कुरा रहे थे, एक अजीब मुस्कान जैसे अब कोई डर नहीं बचा। आज जब मैंने उसे देखा मुझे लगा मैं अब मर सकता हूं, लेकिन नहीं दीपक, अब मैं जिंदा हूं, क्योंकि सच्चाई मेरे सामने खड़ी थी। सांस लेती, सब्जी लेती और झूठ को ओढ़े हुई। दीपक ने उसका कंधा पकड़ा। चलो भाई, अब ये सब्जियां नहीं, अब सच बेचना है, और वो सस्ता नहीं बिकेगा। अगली सुबह दोनों दोस्तों ने ठेला नहीं लगाया। इस बार न उनके हाथ में तोलने वाला तराजू था, न कोई टोकरी, बस एक पुराना बैग था जिसमें कुछ कागज, एक पेन और वो इरादा जो अब किसी मंडी के रेट से नहीं डगमगाने वाला था। राजन ने चलते चलते कहा, हमें सीधे पूछताछ नहीं करनी चाहिए। अगर वो सचमुच नीलिमा है तो अब उसका एक नया झूठ खड़ा होगा और लोग उसे बचाएंगे। तो फिर? दीपक ने पूछा। हमें भेष बदलना होगा। मतलब हम सरकारी बनकर आएंगे, फर्जी सर्वे करने वाले, नाम पता पूछेंगे, पहचान देखेंगे और फिर पकड़ेंगे उसकी असली कहानी। दीपक ने 1 मिनट भी नहीं गंवाया। उसने अपनी पुरानी शादी की पैंट निकाली और एक सर्टिफिकेट जैसा कागज बनाया जिस पर बड़ा बड़ा लिखा था, महिला सुरक्षा जन सर्वे अभियान। राजन ने अपनी पुरानी चश्मा निकाली और थोड़ी सी सफेद पाउडर से बालों को झकझोर लिया। अब हम सरकारी लोग हैं। दीपक मुस्कुराया। चलो विश्राम नगर मोहल्ले में हलचल तो रोज होती थी, पर उस दिन कुछ अलग था। 2 अजनबी चेहरे फाइलें लिए, चश्मा लगाए, मोहल्ले की हर गली में दस्तक दे रहे थे। सरकार की तरफ से सर्वे है। दीपक हर दरवाजे पर मुस्कुराकर कहता। महिलाओं की सुरक्षा योजनाओं पर एक छोटी सी जानकारी चाहिए, सिर्फ नाम, उम्र और आधार कार्ड। लोगों ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर सोच लिया कि शायद कोई फायदा मिल जाए, राशन कार्ड या पेंशन योजना का लाभ मिल जाए। औरतें अंदर से कार्ड निकाल लाती, बुजुर्ग बातें करते और बच्चे कौतूहल से उन्हें निहारते। राजन हर दरवाजे पर अपनी नजरें खोज में लगाए रहता। उसे कुछ नहीं चाहिए था, न नाम न संख्या, उसे सिर्फ एक चेहरा चाहिए था, वो चेहरा जो अब नीलिमा नहीं कहलाता। करीब 1 घंटे बाद एक ऐसा दरवाजा आया जहां बाहर एक बुजुर्ग चौकीदार नुमा आदमी कुर्सी पर बैठा बीड़ी पी रहा था। नमस्कार बाबूजी, दीपक ने आदतन मुस्कुराकर कहा। पंचायत से आए हैं सर्वे के लिए। बूढ़ा उठा, मुस्कुराया और बोला, सरकारी योजना है क्या बाबूजी? हमें भी जोड़ लीजिए, बेटा बेटी सब हैं घर में। जी जरूर, दीपक बोला। घर में कौन कौन हैं? हम हैं, हमारी बहू है मीरा देवी, पोता पोती भी हैं। बहू तो जालौन से आई थी, दूसरी शादी की थी उसने, पहली शादी किसी और से हुई थी। राजन के कदम वहीं थम गए। जालौन? क्या वो बहू सब्जी लेने जाती हैं? राजन ने पहली बार मुंह खोला, पर आवाज धीमी थी, कांपती हुई। हाँ, रोज जाती हैं, आज भी गई है, बड़ी मोल भाव करने वाली है। दीपक ने धीरे से पूछा, अगर उनका कोई आधार कार्ड हो तो कृपया दिखा दें, सर्वे के लिए जरूरी है। बूढ़ा भीतर चला गया। दिल जैसे किसी ड्रम की तरह राजन की छाती में बज रहा था। कुछ ही पल बाद वो एक छोटी सी फाइल लेकर लौटा। दीपक ने उसे खोला। उसमें जो आधार कार्ड रखा था उस पर लिखा था नाम मीरा देवी, जन्म 1993, पता जालौन, उत्तर प्रदेश। फोटो थोड़ी धुंधली थी, लेकिन राजन के लिए धुंधला कुछ नहीं था। वो आंखें वही थीं, वो मुस्कान वही नकली गर्मजोशी। राजन ने धीरे से फुसफुसाया, यही है। दोनों दोस्त चुपचाप वापस लौटे। दीपक की हंसी अब थम चुकी थी। उसके चेहरे पर अब जिज्ञासा नहीं, जिम्मेदारी थी। हमें अब पुलिस को बताना चाहिए, दीपक बोला। हाँ, राजन ने कहा, लेकिन इस बार हम भागेंगे नहीं, सामने खड़े होंगे, एकदम सीधे। वे दोनों ममालपुर थाने पहुंचे। एसएचओ विनोद ठाकुर से मिले। एक सख्त लेकिन ईमानदार चेहरा। राजन ने अपनी बात धीमे से शुरू की।
सर, मैं 7 साल पहले हत्या के केस में जेल गया था, एक झूठी पहचान की वजह से। अब मेरी पत्नी जो मरी हुई बताई गई थी, जिंदा है। ठाकुर चौंके, फिर गंभीर हो गए। आपको कैसे यकीन है? राजन ने मीरा देवी का आधार नंबर, मोहल्ला और पूरा ब्यौरा बताया। सर, हम उसका सामना कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में गवाही देंगे, लेकिन प्लीज कुछ कीजिए। ठाकुर ने कुछ देर सोचकर कहा, यह केस मथुरा जिले से जुड़ा है, हमें एसटीएफ से संपर्क करना होगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, अगर आपकी बात सही है तो यह कोई मामूली केस नहीं, ये पूरा सिस्टम हिला देगा। राजन की आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ स्थिरता थी। सर, अब मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे मेरा नाम वापस चाहिए। अगली सुबह कुछ अलग थी। राजन और दीपक ने फिर से अपना ठेला निकाला, लेकिन इस बार ठेले पर सब्जियां कम थीं और इरादे भारी। मोहल्ला वही था, विश्राम नगर, लेकिन अब हर चेहरे पर उनकी निगाह थी, हर आहट पर दिल की धड़कन बढ़ती थी। राजन ने इस बार एक पुराना दुपट्टा सिर पर बांधा और आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया। वो नहीं चाहता था कि मीरा देवी उसे एक झटके में पहचान ले। आज मैं ही बात करूंगा, दीपक ने कहा था। तू बस उसकी आंखों में देखना, वो झूठ बोलती है या छुपा रही है, तुझे पता चल जाएगा। करीब 10:30 बजे एक साया उनकी ओर बढ़ा। वही महिला, सलवार कुर्ते में, हाथ में थैला, चाल में वही आत्मविश्वास। दीपक ने मुस्कुराकर स्वागत किया। बहन जी, लौकी एकदम ताजा आई है, आज 30 की दे रहे हैं। वो रुक गई, थैला नीचे रखा और बोली, 30? कल तो 30 में दी थी, रोज बढ़ा देते हो भैया। दीपक हंसा, महंगाई का जमाना है बहन जी, हम भी मंडी के गुलाम हैं। राजन थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उसकी नजरें हर पल उस महिला को पढ़ रही थीं। उसकी आंखें, उसकी उंगलियों की गति, और जब उसने लौकी हाथ में लेकर परखी तो सब कुछ वही था। नीलिमा। मीरा देवी को एकदम से एहसास हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। उसने सिर उठाया और तब राजन ने धीरे धीरे एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और फिर वह वही नाम पुकार बैठा जो 7 सालों से उसकी जुबान पर नहीं आया था। नीलिमा, अब भी क्या तुम सच से भागोगी? मीरा ठिठक गई। उसने पलट कर देखा, एक चेहरा जो उसे मृत मान चुका था आज उसके सामने खड़ा था। आंखें मिली, पहले भ्रम, फिर पहचान, फिर डर, और उस डर के पीछे सालों का बोझ। आप कौन? उसकी आवाज डगमगाई। अब भी झूठ। राजन की आंखें भर आईं, पर आवाज में कंपन नहीं था। 7 साल। नीलिमा, मैंने तुम्हारी मौत का इल्जाम झेला, जेल की दीवारों में रातें काटी, माँ की आंखें हमेशा भरी रहीं, और तुम यहाँ आराम से किसी और के साथ जिंदगी बिता रही हो। अब पास खड़े लोग भी रुकने लगे थे। बाजार की चहल पहल सिमटती जा रही थी। अब वहां सब्जी नहीं, सन्नाटा बिक रहा था। राजन, मैं मजबूर थी, मीरा उर्फ नीलिमा ने बमुश्किल कहा। तब हालात बहुत खराब थे। तुम्हें क्या खराब लगा? वो प्यार जो हमने जिया, या वो कमरा जहां हमारे सपनों की दीवारें थीं? राजन की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर उसके हाथ थरथरा नहीं रहे थे। दीपक आगे आया। तुम जानती हो इस आदमी ने क्या खोया है, उसके परिवार ने समाज में क्या सहा। तुम्हारे एक झूठ ने 2 जिंदगियों को तबाह कर दिया। मीरा अब पूरी तरह घिर चुकी थी। लोग उसके चारों ओर जमा हो गए थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। आंखों में अपराध था, और चेहरा अब चेहरा नहीं, एक मुखौटा बन गया था जो उतरने लगा था। शाम तक यह बात थाना मालपुर और मथुरा एसटीएफ तक पहुंच चुकी थी। एसएचओ विनोद ठाकुर के निर्देश पर मथुरा से एक टीम रवाना की गई। मीरा देवी को हिरासत में लिया गया, बिना हंगामे के, लेकिन पूरे मोहल्ले की निगाहों के सामने। तुमने झूठी मौत का नाटक क्यों किया? एक अधिकारी ने पूछा। मीरा चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, राजन के पास सब कुछ था, लेकिन वो सब नहीं था जो मैं चाहती थी। मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी वही रहेगी, संघर्षों से भरी। मैंने भागने का फैसला किया। मरना नहीं चाहती थी, लेकिन लौटना भी नहीं। और फिर मैं जालौन आ गई। एक महिला के तौर पर नई जिंदगी पाना आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपना नाम बदला। कुछ साल छिपकर रही, फिर दोबारा शादी कर ली। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा अतीत मेरी नई जिंदगी में आए, इसलिए कभी किसी से संपर्क नहीं किया।
तुम्हें पता था कि राजन जेल में है? उसने सिर झुकाया। हाँ, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी दूसरी शादी टूट जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। पूरे 2 महीने तक जांच चली, गवाहों से पूछताछ हुई, दस्तावेज खंगाले गए और अंततः मथुरा की अदालत ने निर्णय दिया, राजन चौहान और दीपक कुशवाहा निर्दोष हैं। उन पर दर्ज हत्या का केस रद्द कर दिया गया और अदालत ने टिप्पणी में लिखा, यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक काला धब्बा है, जहां एक झूठी पहचान, पुलिस की लापरवाही और सामाजिक लाचारगी ने 2 मासूमों की जिंदगियां लील ली। फैसले के बाद कोर्ट ने मुआवजे की पेशकश की, लेकिन राजन ने हाथ जोड़ दिए। हमें कुछ नहीं चाहिए साहब, बस हमारा नाम लौटा दीजिए। अब राजन सब्जी नहीं बेचता, उसने एक न्याय सहायता केंद्र खोला है, जहां वो उन लोगों की मदद करता है जो कानून और पुलिस से डरकर चुप रह जाते हैं। गरीब, निर्दोष, बेसहारा सब उसके पास आते हैं और वो उन्हें सिखाता है कि न्याय मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। दीपक अब भी उसके साथ है, वही दोस्त, वही मुस्कुराहट, पर अब उसमें एक गंभीर चमक है। कभी कभी कोई पूछ बैठता है, राजन भाई गुस्सा नहीं आता उस औरत पर? राजन सिर्फ मुस्कुराता है, हल्का, थका हुआ लेकिन शांत। गुस्सा अब नहीं आता, वो तो खुद एक साए में जी रही थी, लेकिन मैं अब सच के उजाले में हूं।